Hello and welcome back, everybody. I'm your chemistry major Shubham Upadhyay, and I'm back with another PYQ session. Yes, absolutely, we are back. आज हम वापस से आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमारा सेट होता है बेसिकली उसका सोल्यूशन हम लेके आए हैं एज यूजुअल। आप सभी मेरे को जानते हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर वीडियोस और भी अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं चैनल पे। जो नहीं देखा है जाके एक बार देख लो उनको। ठीक है। एंड यस अगेन वी आर बैक एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू दिस वंडरफुल सेशन। और एज यूजुअल यार हमारा प्यारा सा चैनल एस टी बी जी अकेडमी आप सभी के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड योर एम यू ट्रिपल ई प्रिपरेशन। ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट आई लाइक टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू एवरीबडी। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ क्या है। देखो, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर गाइडेंस और एक प्रॉपर कोर्स की ज़रूरत होती है। सेम चीज़ आज हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लो। सेम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर करना है आपके एम ट्रिपल एग्जाम के लिए, यू कैन जॉइन आवर कंप्लीट कोर्स। यस, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको सभी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। क्या मिलेगा आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, डेली लाइफ क्लासेस का यहाँ आपको एक पोर्टल है जिसमें डेली लाइफ क्लासेस होगी। एप्लीकेशन के थ्रू आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी किसी वजह से क्लास मिस हो जा रही है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। एज वेल एज डेली चैप्टर वाइज टॉपिक टेस्ट भी होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं, और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ लाइव डाउट सेशन। ठीक है, क्योंकि यार पढ़ते वक्त डाउट बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उसके लिए लाइव डाउट सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ डीपीपी एज वेल एज स्टडी मटेरियल, डेली रिवीजन के लिए आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिल भी रहे हैं। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। ताकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं, इट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो उसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए डिजाइन है। साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं आप, मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो, और भी अदर टीचर्स हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज कंप्लीट और इन डेप्थ एनालिसिस। ठीक है। यार अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियोस आप सब सभी कंटिन्यूअस फॉलो करते हो, तो सबको पता है कि हाँ, सारे टीचर वन ऑफ द बेस्ट हैं, सारी फैकल्टीज वन ऑफ द बेस्ट अपने 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 एरियाज एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, देखो टेस्ट सीरीज। देखो होता क्या है ना कि हम इवेल्युएट अपने आप को कैसे करते हैं, सिर्फ एक तरीका है उसका। क्या, टेस्ट देके। अगर हमारे टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा प्रिपरेशन बहुत ही सही है। ठीक है। हम हमारा लेवल बहुत ही सही है। तो उसके लिए आपको क्या क्या दिया जा रहा है, आपको बहुत ही बढ़िया से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। देखो, अगर आप चैप्टर वाइज अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हो, सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए आपको टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी चैप्टर वाइज। ठीक है। अच्छा, इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। क्या, देख लो, 999 एंड 499 सिर्फ। ठीक है। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा ये भी देख लो। देखो, इसमें आपको चैप्टर वाइज पीओक्यू मिलेंगे अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस। तो अगर सिर्फ आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है सर, आई नीड ओनली पीवाईक्यू, तो आप इस वाले को ज्वाइन कर सकते हो जो कि 499 का है। ठीक है। साथ ही साथ एमयू बीटेक के लिए अगर आप बहुत ही मतलब फुल पैकेज लेना चाहते हो, ये टेस्ट सीरीज का फुल पैकेज है, जिसमें क्या मिलेगा आपको 80 चैप्टर वाइज टेस्ट, साथ ही साथ 8 पार्ट टाइम सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट। देखो, इसमें क्या है कि जितने चैप्टर है बेसिकली हर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट दी जाएगी। तो ये एक ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा प्राइस स्लाइटली बस ज़्यादा है 499 से। ज़्यादा इन द सेंस ज़्यादा नहीं, 499 से ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप फुल पैकेज बाय करते हो तो आप बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये चीज़ें रहेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज वाला पार्ट। ओके। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यार, वो कोर्स। और बहुत ही नॉमिनल फीस यार, सोच के देखो ना, आपको साल भर का पूरा प्रॉपर कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, सबके कोर्स आपको मिलेंगे ओनली 6,999 में। यस, दिस इज स्पेशल ऑफर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। पहले कोर्सेज का बैच जो हमने सेट कर रखा था वो था 9,999, बट अभी करेंटली हमारे जो बैच का प्राइस है वो बेसिकली 6,999 है। तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है 2024 के लिए स्पेशल मिशन एबी का बैच। ओके, फ्रेश न्यू बैच है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ और क्या है, ब्रह्मास्त्र 2.0 है। किसके लिए भाई, ये उनके लिए भी है जो क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस, अगर आप क्लास 11 में इंट्रेंस देने चाहते हो तो आप ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑफलाइन भी है। जो हमारे सेंटर्स, देखो जो बच्चे हमको एक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन अलीगढ़ के आसपास, वो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हो। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, ऑफलाइन में देखो अलीगढ़ में आप इस कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके नंबर दिया हुआ है, इस पर बहुत ही अच्छे से इन डिटेल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, खास करके आपके कोर्सेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो इस ब्रह्मास्त्र 2.0 किसके लिए, स्पेशली बीटेक, और साथ ही साथ कौन सा क्लास 11 का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो
चलिए, और ये हमारे कुछ अचीवमेंट है, आप देख सकते हैं। कुछ प्राउडली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ही प्राउडली परफॉर्म किए हैं, इसकी वजह से ये हमारे कुछ अचीवमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर बेसिकली सबको पता है, ठीक है, टाइटल सबको पढ़ ही लिया होगा। दिस इज बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज नॉट फ्लूइड, दिस इज स्टेट ऑफ मैटर, ओके। ये कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सेट है, तो ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो आप उसमें एनालाइज कर लेना कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ओके देन, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट योर इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट। नाउ अब हम टुवर्ड मूव करते हैं टुवर्ड आवर मेन कंटेंट, एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है यार। क्या है? 2023 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, जस्ट लास्ट साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? द वंडर वॉल कांस्टेंट ए ऑफ नॉन आइडियल गैस, ओके। वंडर वॉल कांस्टेंट ए सबने पढ़ रखा है ये पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। क्या बोला गया? डज नॉट डिपेंड on temperature and pressure of the gas, okay, is lower at high temperature, increase with increase in pressure of the gas, is inversely related to volume of the gas। अच्छा, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, जो वंडर वॉल कांस्टेंट ए होता है, ठीक है, इसको वंडर वॉल कांस्टेंट रेडियस भी कह सकते हो, ठीक है, या वंडर वॉल रेडियस भी कह सकते हो। बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू होती है ए। नॉन आइडियल गैस के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, एक ही चीज याद रखो, क्या जो भी जो वैन डर वाल कांस्टेंट है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। किस चीज पे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोच के देखो, क्या इसमें कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं। तो हमेशा एक चीज याद रख लो, वंडर वॉल कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो उसको ना तो टेम्परेचर से मतलब है, ना तो प्रेशर से मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस का नेचर का, वो कैसा है, ठीक है। तो इसमें साफ साफ क्लियर कट ऑप्शन क्या है? ए नंबर, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। इसको टेम्परेचर और प्रेशर से कोई मतलब नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही सिंपल सा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आराम से आपको 4 नंबर मिल जाते हैं इसमें। सॉरी, 4 नंबर नहीं, जितने मार्क्स का आपके में क्वेश्चन होता होगा, 1 और 2 मार्क्स, ठीक है, बेसिकली। तो यहाँ आप इस चीज को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। क्या? मुझे बार बार जे याद आता है ना, क्योंकि मैं एक जे क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, ठीक है। तो दिस दिस क्वेश्चन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज, आप देखो ये क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी लेटेस्ट ही है यार, 2022-23 काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है कि द वंडर वॉल, the value of van der Waal constant, अच्छा A, of gases O2, N2, NH3 and CH4 are 1.36, 4.10 and 2.25, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसमें तो O2, N2, NH3 और CH4 दिया हुआ है, लेकिन डेटा तो इसमें 3 ही है। तो आई थॉट लगता है कि कोई मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, टाइपर से, क्योंकि इसमें देखो अगर O2 का डेटा देखा जाए तो वो गिवन है 1.36, N2 का डेटा गिवन है तो वो गिवन है 4.170, और NH3 का जो है वो बेसिकली गिवन है 2.253 यार, लेकिन CH4 का तो दिया ही नहीं है। CH4 का तो कोई डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक वक्त के लिए होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें चारों जो गैसेज हैं बेसिकली उसके डेटा गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे पता चलता है इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैं इसको चेंज करके और कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी तक इसका सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, ये भी लेटेस्ट सा क्वेश्चन है, 2022-23 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। पढ़ते हैं क्या है। वंडर वॉल कांस्टेंट ए इज मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द गैस। अभी बताया बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ये तो सही है। क्या है कि इसमें क्या पूछा, इसमें फॉल्स पूछा, ध्यान देना, सही वाला मत लगा देना, ठीक है। पूछा क्या है कि एट लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज मोर सिग्निफिकेंट एंड वंडर वॉल कांस्टेंट ए इज हाई एट लो टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, और भी थोड़ी नीचे नीचे चीजें पढ़ते हैं। क्या बोला गया है? वंडर वॉल कांस्टेंट ए, देखो ये एक ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन और भी अगर इससे इफेक्टिव आंसर दिखता हो तो हमको वो मानना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? वंडर वॉल कांस्टेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस, बिल्कुल। अभी अभी पीछे हमने देखा है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब ये तो पता चल गया कि इसमें जो है सी नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ बोलिए कि वंडर वॉल कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस है, और ये बिल्कुल सही। फॉल्स यही तो है, नहीं अच्छा हमसे फॉल्स पूछा था ना, तो वंडर वॉल कांस्टेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ गैस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली सोच के देखो। अच्छा हाँ,
हाँ ठीक है। तो देखो इसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया तुमको बताते वक्त ही, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, बी नंबर होगा, क्योंकि फॉल्स वाला ऑप्शन क्या है, फॉल्स वाला ऑप्शन इसलिए क्योंकि देखो ये तो सही बात है, वंडरवॉल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर ऑफ गैस के, ये भी सही बात है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वंडरवॉल कांस्टेंट गैस अप्रोक्सीमेट आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो, हाँ ये सही है क्योंकि पीवी को सेनेटिव वाला फॉलो करता है वो भी इक्वेशन, तो डी नंबर भी सही है। तो ये तो पता चल गया क्या कि बी नंबर ही है ये हमारा फॉल्स ऑप्शन, क्यों, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि एट लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोर सिग्निफिकेंट एंड वंडरवॉल कांस्टेंट इज हाई एट लो टेम्परेचर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती ही नहीं है। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि हमसे इसमें फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा था, ठीक है। मैं आपके साथ मैं भी कभी कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, आई एम आल्सो ह्यूमन, गलती मेरे से भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लूँ, क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इसमें बता रहा है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट हमने अभी पे भी पीछे देखा क्या कि वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, प्रेशर के। तो सिंपल सी बात है, थर्ड का बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। चलो अगली चीज क्या है, हाँ जी अगली चीज देखो, अगली चीज क्या है, 5.6 अच्छा डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी रिक्वायर्ड 50 जूल ऑफ हीट, ओके, टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये ध्यान देना एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी अब मैं क्यों इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अभी जब सॉल्व करता हूँ तुमको बताऊंगा तो ये चीज तुमको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। बोल रहा है कि एक अननोन गैस है, ठीक है, जिसमें जिसका वॉल्यूम को गिवन है 5.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जिसको 50 जूल ऑफ हीट लगती है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। हमसे पूछा द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस इज, अच्छा देखो ये एक बढ़िया सवाल है, क्यों, सबसे पहली चीज इसमें तुमको एनालिसिस करनी चाहिए, क्या, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है, 5.6 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है, गैस का, किस पे, एसटीपी पे। अच्छा एसटीपी पे होता क्या है, एसटीपी पे जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, सोच के देखो, वॉल्यूम होती है कितनी होती है, 22.4 लीटर, है कि नहीं। अब सोच के देखो, अगर मेरे को क्या पता करना हो, बोल रहा है कि 5.6 डेसीमीटर क्यूब एसटीपी पे 50 जूल की हीट लग रही है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, और ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो हमसे एटॉमिसिटी पूछा है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहली जगह मैं पता कर लूं कि 5.6 डेसीमीटर क्यूब में मोल्स कितने हैं, सोच के देखो ना, एसटीपी पे जो एसटीपी का दिया हुआ है, एसटीपी पे मोल्स कितने हैं, तो अगर मैं मोल्स निकालूंगा तो 5.6, एक एसपी क्या होता है 22.4 लीटर, ठीक है, एक एसपी का वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर, तो इसमें 5.6 डेसीमीटर क्यूब लिखा है, तो अगर मैं 5.6 डेसीमीटर क्यूब के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोच के देखो, 5.6 को डिवाइड कर दूं किससे, 22.4 लीटर से, बिल्कुल 5.6 को 22.4 लीटर से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, जो है कितना होगा 0.25, 0.25 मोल्स। जब आप इसको डिवाइड करो तो यू विल गेट 0.25, ठीक है। अच्छा अब इसमें बोला गया है कि 10 डिग्री राइज करने के लिए 50 जूल हीट लग रही है, तो सोच के देखो, अगर 5.6 डेसीमीटर क्यूब में इतना मोल है, मतलब अगर फॉर 10 डिग्री राइज, अगर मैं 10 डिग्री राइज के लिए लिखूं, ठीक है, अगर मैं 10 डिग्री राइज के लिए लिखूं तो 0.25 मोल ऑफ गैस में, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो रिक्वायर्ड हीट है वो कितनी गिवन है फॉर 10 डिग्री, 10 डिग्री मतलब अगर मैं 5.6 डेसीमीटर क्यूब का मोल लिख दूं तो 10 डिग्री इतने मोल में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, साफ साफ दिया है क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड हीट कितनी है, वो है सर 50 जूल, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब 10 डिग्री 0.25 मोल के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होगी वो कितनी होगी, 50 जूल दी हुई है उस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है, तो सोच के देखो अगर 10 डिग्री के लिए 50 जूल, तो अगर मैं 1 डिग्री के लिए लिखूं, सोच के देखो, अगर मैं 1 डिग्री के लिए लिखूं और अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूं कांस्टेंट वैल्यू पे, 0.25 मोल के लिए तो 50 है, तो अगर मैं 1 डिग्री एंड 1 मोल के लिए लिखूं यही इक्वेशन, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सोच के देखो, 50 डिग्री तुम्हारी टोटल है एनर्जी, अपॉन अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 10 डिग्री राइज है यानी 10 इंटू कितना है 0.25 मोल, तो सोच के देखो 10 डिग्री राइज में 0.25 मोल था तो 50 जूल एनर्जी लग रही थी, मैं कहता हूं अगर 1 डिग्री राइज में 1 मोल के निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं 50 अपॉन 10 इंटू 0.5, हाँ बिल्कुल। अब जरा इसको कैलकुलेटर से आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। ऊपर क्या है, क्योंकि देखो समय नहीं लगेगा इस वजह से मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से, ठीक है। तो ऊपर है 50 और नीचे कितना हो जाएगा 2.5, यानी 50 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ये 50 है और नीचे कितना हो जाएगा 2.5, 50 डिवाइड बाई 2.5, दिस विल बी 20। तो ये तो पता चल गया कि 1 डिग्री राइज में कितनी हीट रिक्वायर हो रही है, 20 जूल की हीट रिक्वायर हो रही है, ठीक है। अच्छा
हमसे पूछा एटॉमिसिटी। अच्छा, सबसे पहले चीज एटॉमिसिटी पता तो नहीं चाहिए। देखो एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी का फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। एटॉमिसिटी को ऐसे गामा डिनोट करते हैं, सिंबल है ये, ठीक है, एक गामा सा सिंबल, ठीक है, जिसको लिखते हैं Cp अपॉन Cv। अब ये नया टर्म क्या है सर? ये नया टर्म क्या है? Cp अपॉन Cv। देखो मैं बता देता हूँ, Cv जो होता है ना, ये होती है कि जितनी हीट, सोच के देखो, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ, तुमको एक नोट कर लो। एक काम करता हूँ, मैं एक नई स्लाइड यहाँ ऐड कर देता हूँ, ताकि जब आप इस सोल्यूशन को देखो तो आपको ये चीज़ पता चल जाए, ठीक है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। अरे कहाँ गया, ये रहा। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई थोड़ा समय देना बस। आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। ये डिलीट नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, रुको, कोशिश करते हैं यहाँ से हटाने की इसको। अच्छा इरेज भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो मैं ये लिखवा देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं ये लिखवा देता हूँ, देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले Cp और Cv जान लो, क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी के फॉर्मूले में Cp और Cv का बहुत बड़ा रोल है। क्या होता है Cp, क्या होता है Cv, आओ मैं तुमको समझाता हूँ पहले, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आ जाओ, ठीक है। देखो नोट करना, Cv जो होता है वो बेसिकली होता है कितनी अमाउंट की हीट रिलीज हुई है किसी भी सब्सटेंस में, अब्जॉर्ब या फिर रिलीज करते वक्त। कोई भी सब्सटेंस अब्जॉर्ब या फिर रिलीज करते वक्त जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर का तो चेंज होगा, बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर के चेंज के वजह से कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, हीट को रिलीज या फिर एब्जॉर्ब करता है, उसको हम सीवी कहते हैं। तो सीवी बेसिकली वो हीट है, वो हीट एनर्जी है। कौन सी हीट एनर्जी? जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब या फिर रिलीज की। सेम चीज सीपी क्या होती है, पढ़ा होगा आपने, मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ। ये भी वही हीट एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब या फिर रिलीज करता है कोई भी सब्सटेंस। बट ये जो है, क्योंकि देखो सी वी लिखा है मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, ट्रिक से याद कर सकते हो। सी पी लिखा है मतलब कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एनर्जी रिलीज या फिर ऑब्जॉर्व की जाती है उसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट एनर्जी रिलीज या फिर ऑब्जॉर्व की जाती है उसको हम सीवी कहते हैं। तो जो जो गामा सा सिंबल है बेसिकली एटॉमिसिटी इसको कहते हैं, वो क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी। अब सोच के देखो, ये जो एनर्जी मैंने निकाली है किस पे, 1 डिग्री 1 मोल के लिए फॉर 10 डिग्री राइज का अगर मैं लेके कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो एनर्जी है ये साफ साफ बोला जाता है क्या कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे 10 डिग्री राइज हो रहा है, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो क्या मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि सर ये सीवी ही तो है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी एनर्जी ही क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रिक्वायर्ड हीट कितनी है, इतनी है। तो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिलीज या फिर अब्जॉर्ब करने के लिए, वही तो सीवी होता है। तो सीवी तो तुम्हारा गिवन है क्वेश्चन में। सवाल है कि सीपी कैसे पता करें। सीपी, अब नोट कर लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, Cp और Cv में एक रिलेशन होता है क्या, Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R। R क्या है सर, गैस कांस्टेंट, बिल्कुल भाई, R क्या है, गैस कांस्टेंट। तो Cv तो हमने निकाल लिया, Cp हमको चाहिए, तो Cp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस गैस कांस्टेंट। अगर मैं गैस कांस्टेंट नोट करने जाऊं तो कितना होता है, केल्विन, केल्विन के पर मोल में बता दो, वो होता है 8 पॉइंट, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो, 8.314। सो दिस विल बी 28.314। तो हमारे पास Cb आ गया, हमारे पास Cp आ गया। अब हमको क्या चाहिए, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, Cp अपॉन Cv। अरे अब तो बहुत सिंपल है सर, 28.314, सॉरी 28.314 अपॉन कितना है, 20। अभी डिवाइड कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं। 28.314, 28.314 divided by 20, this will be 1.415। अब सोच के देखो, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है बच्चा पार्टी, सी नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। देखो मैं हर वो के बाद आंसर लिख दे रहा हूँ बगल बगल में, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो बेसिकली यही फंडा था, यही कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई बॉइल्स टेम्परेचर। अच्छा देखो सबसे बड़ी चीज, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें अगर आपने बुक पढ़ी, अगर थोड़ा जो पहले का पढ़े हो डेटा अगर तुमको याद है तो इस सॉल्व कर पाओगे, वरना ये सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? देखो इसमें यही चीज़ है, तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना यार, अब एक बार मेरे से डेटा सीख लो, तो उसके बाद याद रखना, याद रख लो हमेशा।
इसका करेक्ट ऑप्शन तो बी होगा। क्यों? क्योंकि याद रख लो, मैं लाइन से कुछ टेम्परेचर आपको लिखवा देता हूँ, उसको आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। ठीक है, क्या है? CO2 के लिए जो रिक्वायर्ड हीट होती है बेसिकली, वो होती है 1024 केल्विन। तो ये जो गिवन है ना, आर्गन, CO2, O2 और हीलियम, इनमें सबसे ज़्यादा हीट जो रिक्वायर्ड होती है, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर, बेसिकली हीट कह रहा हूँ मैं, बॉयल्स टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। इसका जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है, बार बार हीट पता नहीं क्यों निकल रहा है, बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है इन चारों में से सबसे ज़्यादा CO2 का होता है। ठीक है, मैं नोट कर लो। आर्गन का जो बॉयल्स टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 403 केल्विन होता है। ठीक है, O2 का जो होता है वो बेसिकली होता है 406 केल्विन। ठीक है, तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा। और हीलियम का तो बहुत ही कम होता है यार, ये होता है 23 केल्विन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है डेटा, तो आपको डेटा अगर याद होगा तो क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अगली चीज क्या है? फॉर द गिवन पीवी आइसोथर्म, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर T1, T2 एंड T3? ये तो बहुत सिंपल है। देखो इसमें करते क्या है, देखो ये मैं तुमको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखो क्या बोला गया है, हमको T1, T2, T3 का रिलेशन चाहिए ना, तो हमारे पास क्या है, पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम मतलब इधर प्रेशर सर और इधर वॉल्यूम, इसके बीच का एक ग्राफ हमको गिवन है। ठीक है, अब गिवन है 3 टेम्परेचर का ग्राफ। कैसे? एक टेम्परेचर तो यहाँ है, एक टेम्परेचर यहाँ है और एक टेम्परेचर यहाँ। देखो ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या करो, हमेशा जब भी आपको पीवी डायग्राम दिखे और रिलेशन पूछे टेम्परेचर का, तो आप कुछ मत करो, मैं बताता हूँ क्या करो, कि एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर दो। मतलब मान लो कि मैं ये वाला पॉइंट को कहता हूँ कि इस पॉइंट पे प्रेशर सब जगह सेम है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक लाइन ऐसे खींच दूंगा। इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज कहूंगा, दिस इज माई कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब सोच के देखो, तुमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अच्छा ये जो है, दिस इज T3, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। ठीक है सर, तो अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर की लाइन डाल दी, तो सोच के देखो, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो ये होगा, इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो ये होगा, और इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो ये होगा। तो ये वाली वॉल्यूम, ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम, अब मेरे हिसाब से बताओ, तुम खुद देख के बताओ। तुमने कांस्टेंट प्रेशर पे 3 वॉल्यूम डिफाइन कर दिए, कौन सा? ये T1 था तो मैं इसको कह दूंगा दिस इज V1, ये T2 था तो मैं कह दूंगा ये V2 वॉल्यूम, और ये T3 था तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, थोड़ा आगे लिख दूंगा। ठीक है, ये इसको मैं क्या कहूंगा, दिस इज V3 वॉल्यूम, इधर है तुम्हारा वॉल्यूम। अब सोच के देखो, क्या देखने से क्या पता लग रहा है, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है? अरे बिल्कुल सर, V3 तो ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे किधर है, टुवर्ड राइट है। ये सबसे ज्यादा V3, फिर V2, फिर V1। हाँ बिल्कुल सर, देखने से तो यही लग रहा है, और देखने से क्या है भी यही है, क्योंकि V3 की वैल्यू ज्यादा है, तो मैं क्या साफ साफ यहाँ से देख के क्या कह सकता हूँ, V3 सबसे ज्यादा, फिर V2 और फिर V1। ठीक है सर, ये तो पता चल गया कि V3 सबसे ज्यादा, V2 भी सबसे ज्यादा, V1 ज्यादा। बट सर क्वेश्चन में तो V1, V2, V3 पूछा नहीं है, तो आप फिर ये कैसे बता रहे हो? अरे गधो, अगर रियल, सॉरी, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर वाला इक्वेशन पढ़ा है किसमें, P इक्वल टू nRT, तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, R वैसे ही कांस्टेंट होता है, N वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो साफ साफ PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, तो सोच के देखो ना, तुमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, एन वैसे ही कांस्टेंट होता है, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो फिर इससे हमारा क्या कंक्लूजन है? बिल्कुल कंक्लूजन है भाई, अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, मतलब जितना चेंज वॉल्यूम में होगा उतना ही टेम्परेचर में होगा। मतलब जो वैल्यू वॉल्यूम की होगी, वही सेम वैल्यू टेम्परेचर की भी तो होगी। तो अगर V3 वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि T3 का टेम्परेचर भी ज्यादा है। अगर V2 वॉल्यूम उससे ज्यादा है, तो फिर मैं कहूंगा T2 है, और फिर सबसे कम कौन है, T1 है। तो जो रिलेशन V3, V2, V1 का आएगा, वही सेम रिलेशन टू T3, T2, T1 का भी आएगा बच्चा। बिल्कुल, अब मिला लो ऑप्शन, T1 सबसे ज्यादा, फिर T2 और फिर T3। तो T1 सबसे ज्यादा कौन है, T3। देखो T3 है, फिर सॉरी मैं T1 बोल गया, T3, T2 और T1। तो ए साफ साफ दिख रहा है आपको ये ऑप्शन। बताओ, मजेदार क्वेश्चन, दिस दिस इज रियली 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 इजी क्वेश्चन, जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कुछ नहीं करना है। मैं बोला ना कि पीवी डायग्राम दिखे तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन डाल दो, उससे कंपेयर करो पहले वॉल्यूम को, वॉल्यूम का रिलेशन आप जानते हो किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ठीक, तो इस टाइप क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज हाई बॉइल्स टेम्परेचर। अच्छा, तो सेम रिपीट हो गया 2017 में भी, क्या बात है, 19-17 दोनों, तो आपको तो पता ही है, बी जो है आपका CO2। ठीक है, चलिए अगली चीज, हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट STP इज, कितना है,
1.83 into 10 power 5 centimeter per second. अच्छा ठीक है. And its mean free path is 1.7 at 10 power minus 5 centimeter. What will the collision number of at STP? अच्छा ये भी देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्यों? बस एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है, मैं बैठा हूँ, मैं बताऊंगा अभी आपके लिए. क्या बोल रहे हैं देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को ऐसे VRMS लिख दो. VRMS ये दिया हुआ है कितना? 1.83 into 10 to the power 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं. अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि द मीन फ्री पाथ. अच्छा, मीन फ्री पाथ का मतलब समझते हो? मीन फ्री पाथ का मतलब वो डिस्टेंस से होता है. मीन फ्री पाथ का मतलब डिस्टेंस से होता है. मतलब ये बेसिकली मीन फ्री पाथ यहाँ लेम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो इजी पढ़ा होगा. मीन फ्री पाथ का डिनोशन लेम्डा होता है. तो यहाँ लेम्डा आपको गिवन है. वन बस उसने लेम्डा को मीन फ्री पाथ लिख दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक है, 10 to the power 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है क्या कि हमको पता करो कोलिजन नंबर. तो मैं आपको एक फटाफट से रिलेशन देता हूँ. कोलिजन नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? Z से. और वो पता है क्या होता है? VRMS बाई लेम्डा. इतना सिंपल है. हाँ बिल्कुल यार, इतना ही सिंपल है भाई. तो आप क्या करो, VRMS की वैल्यू पुट कर दो. 1.83 इंटू 10 to the power 5 अपॉन ये कितना है? 1.78 इंटू 10 to the power 5. ठीक है, कितना है? -5. अच्छा, ये ऊपर जाके 10 to the power 10 तो बन जाएगा, बट थोड़ा डिवाइड करके देख लें कि वैल्यू आ कितनी रही है कि नहीं. तो अगर जब मैं 1.83 1.7 डिवाइड करूंगा, ओके, सो आई विल गेट द वैल्यू कितनी? 1.026 इंटू 10 to the power 10. ठीक है, ओके. नाउ अब देखो इसमें कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो आ गई, लेकिन हमसे कुछ और पूछा है. देखो, कोलिजन नंबर पूछा है. दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस इज कोलिजन नंबर. तो कुछ नहीं, 1 अपॉन कर दो ना. दिस इज कोलिजन नंबर, हमसे सॉरी, दिस इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, और हमसे कोलिजन नंबर पूछा है, तो इसको 1 अपॉन में कर दो. सिंपल है. जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 अपॉन में, सो यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाई 1.026 एंड दिस विल बी 0.9746. अब देखो ये ऊपर जाकर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -10. तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, 9.746 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो ये जो हो गई तुम्हारी कितनी? 9.746 इंटू माइनस सेकेंड. तो इसमें ऑप्शन मैच कर लो. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 9.746 इंटू 10 -9. दिस विल बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. +9 वाला मत लगा देना, दो गलत हो जाएगा ऑप्शन. ठीक है, बी नंबर हमसे ये पूछा गया है. ठीक, तो दिस इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत सिंपल सा आंसर है, कोई इसमें करना नहीं है. बस इसमें फ्रीक्वेंसी आपको बेसिकली निकाल, देखो सोच के देखो, आपको दिया हुआ है उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर चाहिए, तो आप उसको 1 अपॉन में कर दो. 1 अपॉन में करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए अगली चीज क्या बोली गई है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरी विद डेंसिटी d. अच्छा, हमको बेसिकली रिलेशन पता करना है. ओके, कोई बात नहीं, अगर आपने चीज पढ़ी है तो आपको पता होगा. कुछ नहीं, मैं रिलेशन बता देता हूँ. देखो देखो, जो VRMS होता है बेसिकली रूट RMS वेलोसिटी, वो होती है √3p अपॉन d. ये रूट में होता है पूरा टर्म. ठीक है, सिर्फ ऐसा मत समझना कि ऊपर वाला है. ठीक है, पूरा रूट ओवर टर्म होता है. अब सोच के देखो, अगर बोल दिया कि उसने कांस्टेंट प्रेशर है 3, तो वैसे ही कांस्टेंट है, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी. VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट डी. तो इसमें क्या दिख रहा है? रूट मीन्स वेलोसिटी, तो उसको 1 अपॉन रूट डी दिख रहा है क्या? देखो साफ साफ दिख रहा है. तो VRMS रूट डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो कैसे वेरी कर रहा है? 1 अपॉन रूट डी ऑप्शन है, तो मैं रूट डी डाल दूंगा. सिंपल है, 1 अपॉन रूट डी, यानी डी नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल है. रिलेशन तुमको पता करना था और कुछ नहीं, रिलेशन पता था तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते. ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ 750 टॉरसिली. ये बेसिकली प्रेशर की यूनिट है, कंफ्यूज मत होना. 750 टॉरसिली प्रेशर की यूनिट है. ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. अच्छा, हमसे वॉल्यूम पूछा है. ठीक है, कितना? 18 डिग्री सेंटीग्रेड एट 750 टॉर कैन बी ऑब्टेन बाय 110 ग्राम ऑफ KClO3. अब देखो इसमें KClO3 का 110 ग्राम दिया हुआ है. देखो इसके लिए तुमको सबसे पहले तो एक इक्वेशन आनी जरूरी है. ठीक है, कैसे?
देखो मैं बताता हूँ, इसके अंदर एक रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, कैसे केसीएलओ का रिएक्शन होता है। जब हम केसीएल का रिएक्शन करते हैं तो केसीएलओ क्या, सबसे पहली चीज तो केसीएलओ क्या होता है, जब हम रिएक्ट कराते हैं, इसको हीट करते हैं बेसिकली, तो ये टूटता है केसीएल प्लस 3O2 में। तो एक रिलेशन अगर आपको वो इक्वेशन याद है तो आप इस सवाल को इजिली कर पाओगे। कैसे, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। होता क्या है कि जब हम KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक होता है किसमें, KCl में प्लस O2 मॉलिक्यूल में। अच्छा, यहाँ थोड़ा बैलेंसिंग का दिक्कत है तो बैलेंस कर लो, यहाँ आप 2 लगा दोगे, यहाँ आप 2 लगा दोगे और यहाँ आप 3 लगा दोगे, तो इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो टूटता किसमें, 2KClO3 जो है वो टूटता है 2KCl प्लस 3O2 में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या बोला है, 110 ग्राम ऑफ KClO3 चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके लिए सबसे पहली चीज ये भी याद रख लो, क्या KClO3 को जब आप कैलकुलेट करोगे आप इसका मोलिकुलर मास, तो दिस विल बी 122.5। ठीक है, तो आप इसका ओवरऑल मास कैलकुलेट करोगे तो तब सोच के देखो, 2KClO3 मिलके जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो 2KCl प्लस 3O2 में टूट रहा है। तो अगर मैं सोच के देखो, अगर मैं लिखूं तो टोटल मास कितना है KClO3 का, पहले वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, ये है 122.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 2 5 10 और 2 2 4, दिस विल बी 245 ग्राम। यानी 245 ग्राम टोटल में कंज्यूम हो रहा है तुम्हारा किस में, KClO3 में। ठीक है, चलो अगली चीज क्या है, अब मैं कैलकुलेट करूं कि अगर KClO3 से ऑक्सीजन का मोल कितना बन रहा है, तो इसमें सोच के देखो ना, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। हमको टोटल मास KClO3 का ये तो पता चल गया 245 ग्राम है। मतलब अगर 245 ग्राम में मैं कहूं 245 ग्राम KClO3 में क्या दे रहे गिब्स, 3 मोल ऑफ O2। सोच के देखो 245, अरे यार मैं 2 बार लिख दिया क्या, 245 ग्राम जो आपका KClO3 है वो कितना दे रहा है, 3 मोल ऑफ O2 दे रहा है। क्यों मैंने 3 मोल लिखा, ताकि इसको चीज इस स्टेटमेंट को आप रियलाइज कर सको। क्या 245 ग्राम KClO3 आपको 3 मोल CO2 दे O2 दे रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूं किसका 110 ग्राम का मास निकालना है ना, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 110 ग्राम KClO3 कितना देगा, तो सिंपल है सर, करना क्या है, 3 को डिवाइड करो। सबसे पहले तो आप 3/24 कर लो और मल्टीप्लाई कर दो 110 से, यही तो होता है। आप क्या करोगे, 3/245 और मल्टीप्लाई कर दोगे 110 से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के इतने में। क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो पूछा है, बोलेगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले हमको मोल तो पता कर लें ऑक्सीजन का कितना होता है। तो इसलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं अपनी तिगड़मबाजी। कैसे, 245 को मल्टीप्लाई कर दो 110 से। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.346 मोल। मतलब ऑक्सीजन का मोल पता चल गया कि 110 ग्राम ऑफ KClO3 में ऑक्सीजन का मोल कितना है। अब इक्वेशन लिखने का भी यही रिलेशन है क्या, इक्वेशन से हम पहले ऑक्सीजन के बारे में पता तो करें कि अगर मैं सिंपल इक्वेशन लिखूं तो 245 ग्राम में 3 मोल O2 मिलता है, तो 110 ग्राम में हमको O2 का मोल तो पहले पता करें, तब तो हम उसका वॉल्यूम पता करेंगे। बिल्कुल सर, तो 110 ग्राम KClO3 में कितना मोल है, 1.346 मोल है किसका, ऑक्सीजन का O2 का। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, सिंपल है। तो अब तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, हमने रिलेशन पढ़ा है क्या, PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, प्रेशर आपको गिवन है कितना, 750 टॉर, सोच के देखो, बिल्कुल गिवन है। वॉल्यूम हमसे पूछा है, डिटरमाइन करना है बेसिकली हमको, है ना, और N इंटू R इंटू टी। अच्छा, तो हमसे वॉल्यूम ही तो पूछा है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी चीज क्या कर लो, R की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू हमसे दी हुई है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम उसको अगर केल्विन अकाउंट, क्योंकि टेम्परेचर रखते हैं केल्विन में, तो सारी वैल्यूज को पुट करो। प्रेशर की वैल्यू आप 750 टॉन, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप इस चीज को पुट कर लेना। ठीक है, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। आर की वैल्यू देखो, इस क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, बट जब आप अपने शीट जब सॉल्व करो तो उसके सबसे ऊपर वैल्यू सारी मेंशन होती है। ठीक है, तो आर की वैल्यू को आप इसमें लोगे बेसिकली किसमें, 623, इसको मैं वैल्यू नोट कर देता हूँ आपको, 62.364 डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, टेम्परेचर देखो कितना है, 18 डिग्री, तो 273 प्लस 18 कर लो, दिस विल बी 291 केल्विन। आपके पास P है, आपके पास B है, आपके पास R है, आपके पास T है और आपके पास N भी है। तो सिंपली आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, ये काम बस आपको करना है, मैं आपको ये सौंप रहा हूँ। PV को NRT में ये सारी वैल्यूज को पुट करो और आपको वॉल्यूम मिलेगा कितना, यू विल गेट टू नो कि आपका जो वॉल्यूम होगा दिस विल बी 32.6 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मैं तुमको सारे डेटा दे दिए, तुमको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, कहा कैसे मैंने नंबर ऑफ मोल निकाला, यही एक था इसमें। बाकी सब तो ये डेटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, डोंट वरी। ठीक है, तो पी आपके पास है, प्रेशर उसने दे रखा है, आर आपने आपको पता है, टी टेम्परेचर आप निकाल लोगे कैसे, 273 केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, फिर वैल्यू को पुट करो, यू विल गेट योर आंसर इजीली। ठीक है,
तो इसको नोट कर लो 291 केल्विन, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वॉल्यूम आप निकालो, यू विल गेट 32.6 लीटर। चलिए अगली चीज क्या बोली गई है, अबव द बॉइल्स टेम्परेचर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस जेड इज। अच्छा देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है, एक चीज याद रख लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है, सबसे पहले तो होता क्या, पहले ये नोट कर लो। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, रेशियो होता है किसका, पीवी अपॉन एनआरटी का, ठीक है। प्रोडक्ट होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी, मतलब गैस क्वांटिटी टू टेम्परेचर, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि अबव बॉइल्ड टेम्परेचर। अच्छा, एक आइडियल गैस के लिए पहले नोट कर लो कि एक आइडियल गैस जो होता है उसके लिए z की वैल्यू 1 होती है। मैं तुमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ, क्या अगर कभी पूछ दे आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है, तो आप बोलोगे सिंपली z इक्वल्स टू 1। बट अगर मैं बात करूँ अबव बॉइल्ड टेम्परेचर, तो आपने पढ़ा होगा बॉइल्ड टेम्परेचर के ऊपर जब आप जाते हो तो हमने पढ़ा है कि आपका जो बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का, वो ज्यादा हो जाता है, इज ग्रेटर, किससे, आपके नंबर ऑफ मोल से, आपके गैस कॉन्सेंट्रेशन और आपके टेम्परेचर के प्रोडक्ट से। अब सोच के देखो, जब आप वॉइस टेम्परेचर के ऊपर जाते हो तो आपका क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम वाला जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर हो जाता है। क्यों, अच्छा इसके पीछे का एक और रीजन है, क्या एनआरटी से ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्योंकि आईडी आप जब एबव बॉइल्ड टेम्परेचर जाते हो तो आप रियल गैसेस के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो इसके लिए क्या होगा कि जब आप बॉइल्ड टेम्परेचर से ऊपर जाओगे तो पीवी की जो वैल्यू है वो एनआरटी से ग्रेटर हो जाती है, मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी रिलेशन है, ये तो आइडियल के लिए है। तो इस केस में जो जेड था, सोच के देखो पीवी अपॉन एनआरटी दोनों अगर सेम है तो कट के वैल्यू 1 आएगी, तो इसलिए आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 है। बट इस केस में होता क्या है कि पीवी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एनआरटी। अब अगर पीवी की वैल्यू ग्रेटर देन है एनआरटी, क्योंकि पीवी तो ऊपर है किसमें, न्यूमरेटर में, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो क्या ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी कि नहीं आएगी, अरे बिल्कुल आएगी सर। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन हो गया। इसमें बस एक ही चीज पता करनी थी, क्या कि बॉयल टेम्परेचर में होता क्या, बॉयल टेम्परेचर में आपका प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का प्रोडक्ट बढ़ता है। जब प्रोडक्ट बढ़ता है दोनों का, तो क्या होगा, पीवी की वैल्यू ज्यादा होगी, और रिलेशन क्या होता है, पीवी अपॉन एनआरटी, तो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो ये ग्रेटर देन 1 है, साइन में मत कंफ्यूज होना। ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगली चीज क्या है, द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स एनआरटी कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ, अच्छा रो बाई पी के टर्म में लिखा गया है, इज इक्वल्स टू एम अपॉन आरटी। ओके, द ग्राफ बिटवीन रो अपॉन पी अगेंस्ट पी इज गिवन बाई। अच्छा अब देखो कुछ नहीं है, एक ही इक्वेशन है, क्या पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, हाँ बिल्कुल। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा है, मोल कॉन्सेंट मैंने पढ़ा है भी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन उसका मोलर मास लिख सकते हैं। तो मैं इसको W अपॉन M लिख दूं, यानी पीवी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, W अपॉन M इंटू आर इंटू टी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई कोई परेशानी नहीं। अच्छा यहाँ से अगर मैं M निकालूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, WRT अपॉन PV, हाँ ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा लेकिन हमको रिलेशन ढूंढना है किसके बीच, डेंसिटी के बीच। अच्छा तो देखो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, ये जो P है और जो M है, इसको देखो सबसे पहली चीज नोट करना, P को इधर भेज दो पहले, तो दिस विल बी योर PM, ठीक है, अपॉन RT को नीचे भेज दो RT। ये जो W बाई V है, वेट अपॉन वॉल्यूम, क्या ये डेंसिटी बन जाएगी नहीं बन जाएगी, सोच के देखो, अरे W बाई V तो साफ साफ दिख रहा है, तो डेंसिटी है, तो मैं इसको रो लिख दूं, बिल्कुल। अब सोचो रो और P में क्या रिलेशन है, यार देखो M तो बदलने वाला है नहीं, ये M नहीं बदलेगा, मोलर मास तो नहीं बदलने वाला है, R तो कांस्टेंट, T तो कांस्टेंट, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बिल्कुल सर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रो बाई P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सोच के देखो ना, अगर मैं रो बाई P का रेशियो निकालूंगा, अगर रो और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रो बाई P जो होगा ये क्या होगा, क्या ये कांस्टेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, सर उसमें तो कोई चेंज नहीं दिखने को मिलेगा, मतलब क्या ए वाला दिख रहा है, देखो ये कांस्टेंट लाइन का ग्राफ है, ये चेंज हो रहा है, देखो मैं दूसरे कलर से करता हूँ, देखो ये चेंज हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये देखो ये बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, ये तो ग्राफ ही नहीं है इसमें कोई कुछ, तो ये तो वैसे गलत हो गया, कोई कोई इसमें तुमको प्लॉट ही नहीं दिख रहा है। अच्छा ये देखो ये कांस्टेंट लाइन है, सोच के देखो हर प्रेशर की वैल्यू पे डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, और वही इसने बोला कि रो अपॉन पी का जो रिलेशन है बेसिकली रो बाई पी, मतलब डेंसिटी अपॉन, मतलब हर 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 वैल्यू ऑफ प्रेशर पे रो बाई पी का वैल्यू कांस्टेंट है, नॉट डेंसिटी का वैल्यू, रो बाई पी का वैल्यू, ठीक है, दोनों का रिलेशन। और हमने अभी भी देखा कि रो बाई पी जो है वो कांस्टेंट ही होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। तो चेंज होने वाला ग्राफ कौन सा है, ए वाला ग्राफ है,
तो साफ साफ दिख गया कि इसका आंसर क्या है, ए है। बस आज इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते इक्वेशन को, तो आपको इसका आंसर कंप्लीटली मिल जाता। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला गया है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ओके ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl ओके और अमोनिया गैस दैट इज NH3 ओके, दोनों का क्या पूछा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो पूछा। अरे ये तो बहुत सिंपल है, क्यों, फॉर्मूला पढ़ा है सबने, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है आर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये रिलेशन होता है उसके, ठीक है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो मैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन से लिख दिया कि जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है √√m के। तो अगर सोच के देखो रेशियो मुझे निकालना हो किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो HCl अपॉन NH3, तो मैं कर दूंगा यहाँ, लेट्स से मैं इसको कहता हूँ RHCl अपॉन RNH3। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा साफ साफ लिख सकता हूँ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि ऊपर मास किसका हो जाएगा √m NH3 का, और नीचे मास किसका हो जाएगा √मोलर मास ऑफ HCl। क्यों भाई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं ऊपर HCl लूंगा तो इधर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो सबको पता है क्या, अरे यार NH3 का मोलर मास निकाल लो, बहुत सिंपल होता है, NH3 का मोलर मास कितना होता है, सिंपल है 17। अरे यार नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, ऐसे निकल नहीं गया, क्या बात करते हो यार, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 17 अपॉन इसका HCl का होता है कितना 35.5, और उसमें एक और जोड़ दो मतलब 36.5, Cl का 35 और एक और जोड़ दो हाइड्रोजन का यानी 36.5, ये बहुत सिंपल है क्या। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे सो यू विल गेट √1 अपॉन 2.15। अच्छा जब 2.1 √1 को निकालोगे तो वो तो 1 ही आएगा, जब √2.5 को निकालोगे सो यू विल गेट 1.46, मतलब दोनों का रेशियो कितना आ गया RHCl रेशियो RNH3, दिस विल बी 1:1.46। चलो भैया ऑप्शन की तरफ, अरे ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है, साफ साफ ए दिख गया। कुछ नहीं, तुमको सिर्फ अगर रिलेशन पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन का उसके मोलर मास से, तो आप उसके मोलर मास को पहले कैलकुलेट कर लो, फिर आप उन दोनों का इनवर्स रिलेशन ले लो, तो साफ साफ को आंसर देखने को मिल जाएगा। मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्वेश्चंस का, ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है मैं आया आंसर टिक किया चला गया, नहीं, सीखो जानो समझो, ठीक है। चलो अगला क्या बोला गया है, द ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ H2 N2 O2 एंड HBr एट एट NTP इज, अरे तो एक ही तो रिलेशन होता है क्या, नहीं पता है, नोट कर लो, जो VRMS होता है दिस इज √3RT अपॉन m, मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये VRMS का रिलेशन होता है। तो वही पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इनका ऑर्डर क्या है, तो ये तो बड़ा सिंपल है सर, VRMS तो साफ साफ दिख गया कि मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब इन सब का क्या करो, लाइन से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो, H2 N2 O2 और HBr कर लो, नहीं डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, अरे H2 का कितना होगा 2, N2 कितना होगा 28, इसका होता है 32 और HBr का होगा 81। अरे यार ब्रोमीन का 80 होता है और एक उसमें और जोड़ दो तो 81 हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास, तो मैं साफ साफ लिख दूं फिर से 2, दिस विल बी 28, दिस विल बी 32 एंड दिस विल बी 81। अब सोच के देखो VRMS तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट और ये सारे मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसी हिसाब से सोच देखो ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे कम, मतलब HBr तो सर सबसे पीछे रहेगा, ये तो साफ दिख गया, तो सबसे ज्यादा किसका होगा जिसका सबसे कम होगा, मतलब सबसे ज्यादा H2 की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर किसकी, मैं 28 लिख रहा हूँ, फिर किसकी, फिर N2 की, अच्छा फिर किसकी, फिर O2 की, और फिर किसकी, फिर HBr की। अब ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखो सबसे ज्यादा H2 फिर N2 फिर O2 फिर HBr, ऑप्शन नंबर सी, यस एब्सोल्युटली ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। रिलेशन क्या था, बस ये फार्मूला, देखो मैं तुमको फार्मूले भी दे जान बुझ के देता हूँ, क्यों यार, अगर नहीं पढ़े हो तो याद रख लो फार्मूले को भी एटलीस्ट, अगर एटलीस्ट एक फार्मूले को भी याद रखोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है, ये पूरा ओवर होता है, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। चलो अगली चीज क्या बोला है, हाँ, a 2.5 liter flask contains 0.25 mole each of sulfur dioxide and nitrogen gas, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है नाइट्रोजन गैस भी है, दोनों का मोल कितना है 0.25, ठीक है, 2.5 लीटर का मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अभी मैं आधा पढ़ के समझ गया, देखो क्या है क्वेश्चन है, वॉल्यूम गिवन है एक फ्लास्क का, ठीक है, जिसमें 0.25 मोल है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन गैस का N2 का, दोनों का टेम्परेचर तुमको दे दिया, टोटल प्रेशर पूछ रहा है, दोनों को मिला तो टोटल प्रेशर कितना होगा, अरे सर हमने पढ़ा है PV इक्वल्स टू NRT, तो एक बार तुम किस लिए निकाल लो, एक बार के लिए SO2 के लिए निकाल लो, यही सेम चीज एक बार किस लिए निकाल लो, PV इक्वल्स NRT करके,
एक बार किस लिए निकाल लो, N2 के लिए निकाल लो, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर एट SO2 प्लस प्रेशर एट N2, लो ना भैया, यही तो होगा टोटल प्रेशर का आंसर। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, सोच के देखो, जब आप PV इक्वल्स टू NRT किसके कैलकुलेट करोगे, आप जब ये SO2 के लिए कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे देता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ को कैलकुलेट करें ना, कुछ नहीं, प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा मैं वैल्यू वैल्यू तुमको बता देता हूँ, वॉल्यूम वैल्यू रखना 2.5 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम है 2.5, सॉरी 0.25, टेम्परेचर दोनों का सेम है कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या करना केल्विन में कन्वर्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो सोच के देखो जो वैल्यू पीवी की आएगी, जब सेम डेटा है वही वैल्यू N2 की भी आएगी, सोच के देखो है कि नहीं। तो नोट कर देता हूं मैं तुमको, जो पीवी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पास्कल में आंसर दिया हो, जब आप पास्कल कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 2.49 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। अब जब डेटा बिल्कुल सेम है SO2 का, तो सेम N2 का भी इतना ही आएगा, बिल्कुल। तो मैं टोटल प्रेशर निकालते वक्त क्या करूंगा, 2.49 इंटू, ये बहुत ही सिंपल सवाल था, इंटू 10 पर 5 पास्कल प्लस 2.49 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब देखो दोनों का ये पावर सेम है, मतलब बेस वाला जो 10 टू पावर 5 है दोनों में सेम है, कॉमन है, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो 2.49 प्लस 2.49 टोटल कितना हो जाएगा 4.98। तो 4.98 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल, इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था। 4.9 इंटू 10 पावर 5 पास्कल दिया हुआ है एक ऑप्शन, बिल्कुल दिया हुआ है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो आर की वैल्यू भी उसने दी थी, तो ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जाओ क्वेश्चन बचेगा, नहीं अब नहीं बचा हुआ, ठीक है, ओके। देन अगला क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज, अब बताओ ये कोई पूछने वाला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल, 2002, सबसे आखिरी में आ गया यार हम तो, बहुत बहुत पीछे आ गए हम तो। ये बहुत सिंपल है, क्या देखो रिलेशन होता है, अगर नहीं पढ़ा है जान लो, काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 N इंटू आर इंटू टी। अब कुछ नहीं करना है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये रिलेशन जिसको पता है काम हो जाएगा उसका, N=1 पुट कर दो ना, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा 3/2 R इंटू टी, लो ना भैया, साफ साफ आंसर कोई दिख रहा है क्या, 3/2 R इंटू टी, 3/2 R इंटू टी, हाँ बिल्कुल सी, लो भैया, सी इज सिंपली करेक्ट आंसर। बस ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो 3/2 N इंटू R इंटू टी होता है, ठीक है, ओके। Okay, so that's all for today. Here we have completed the entire concept of previous related questions from state of matter, ठीक है, छोटा चैप्टर था। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत हैवी वेटेज वाला चैप्टर है झूठ मूठ का, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि चैप्टर का पार्ट था तो मैंने इसको सोचा कि मैं आपको करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट और भी वीडियो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, और तुमको पता ही है यार मेरा सारा तरीका पढ़ाने का और ये सारी चीज़ों का, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर, तो मैंने वही आपके लिए किया है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो बनाई है, ठीक है। आई थॉट ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट भी करो, ठीक है, ओके। और ये जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें थोड़ी सी कुछ एरर थी, मैं इसको कुछ जल्द जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ओके। ओके देन फॉर टुडे दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय एवरीबॉडी।